जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा और मैं आप सभी का अशोका IAS एकेडमी के इस मंच पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा। I have qualified assistant professor examination many time with sociology subject। तो हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक स्पेशल कोड के साथ आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। टेक ए डीप ब्रीथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। जो प्रत्येक दिन होता है ना, हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लिए होता है। हर दिन जो होता है एक नई शुरुआत की पूरी संभावना लिए रहता है। इसलिए गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और अपने कार्यों को शुरू कर दीजिए। अपने मंजिल की तलाश में निकल पड़िए, उस दिशा में कार्य करना शुरू कर दीजिए। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस पर प्रयास करना शुरू कर दीजिए। तो यह आपके लिए हर दिन जो होता है वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, नई संभावनाओं के द्वार लाता है। तो उन संभावनाओं की पहचान कीजिए और उस पर काम करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो फ्रेंड्स, आइए इन्हीं वचनों के साथ क्लास को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम ये सिलेबस है, हालांकि ये UPPCS के लिए मेंशन किया हुआ हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम दे दिया गया है, बट ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सोशियोलॉजी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके काम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, UGC नीट का हो, UPPCS तो है ही, BPSC हो, UPSC हो, एवरीथिंग जो भी एग्जाम है, ये सबका बेस जो होता है ना, ये जो बेसिक होता है ना किसी भी एग्जामिनेशन का, वो जो इसके जो फर्स्ट पार्ट है यही से शुरू होता है। और सारे एग्जाम के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है वो उनके लिए जरूरी होता है। और हमने बिल्कुल अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आपको पैटर्न में कहीं भी आपको लगता है कि कुछ चेंज की जरूरत है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको लाभान्वित करना है। मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपके समझने के लिए क्लास बना रही हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी को देखा है, इसके कंपोनेंट्स को देखा है, राजकीय ऑफ साइंसेस को देखा है, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी को भी देखा है, हमने इसे भी देखा है, इमर्जेंसी ऑफ सोशियोलॉजी को देखा है एंड रेगुलेशंस को देखा है। हमने रेगुलेशंस को डिटेल में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास में जाके इन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को समझने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक इन चीजों को नहीं देखेंगे, क्योंकि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक भी कड़ी मिस होती है ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी मैच्योरिटी में कहीं ना कहीं से डिफरेंस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर देखिएगा। ये सब प्रभाव है औद्योगिक क्रांति की, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, और हमने बौद्धिक प्रभाव को भी देखा है। हमने इसे देखा है। फ्रेंड्स, आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं एक बार और कहती हूँ, आप जाके प्रीवियस क्लास में इसे देख लेंगे। हमने डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी को भी देखा है, हमने इसके 6 ग्रुप को देखा है, जिसमें सोशियोलॉजी के विचारकों ने अपने समाजशास्त्र क्या है उसको परिभाषित करने का अपने अपने तरीके से प्रयास किया है। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी जो है एक जटिल विषय है, एक तो
तो ऐसे में इसका एक सर्वमान्य परिभाषा देना किसी भी विद्वान के लिए आसान नहीं है। हमने देखा था जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अगस्त काम्टे ने इसे बताया था। और हायरार्की ऑफ साइंसेस जब पढ़ेंगे तो आप ये प्रूव भी हो जाएगा आपको। तो जो कुछ भी विद्वानों ने कहा है वही समाजशास्त्र है, उसी के अनुसार हमें समाजशास्त्र को पढ़ना है, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो हम समाजशास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं उनके समाजशास्त्र को लेकर क्या विचार है, उनकी क्या धारणा है, जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि समाजशास्त्र को लेकर समाजशास्त्र के विचारकों की क्या धारणा है, तब तक हम समाजशास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी को एक अलग तरीके से भी पढ़ने का प्रयास किया, ट्रेडिशनल डेफिनेशन एंड कंटेम्परेरी डेफिनेशन। हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन को देखे थे, इसमें हमने इन विद्वानों को देखा है कि इनके क्या विचार है सोशियोलॉजी को लेके। इसके अलावा हमने व्यू भी देखे थे, दो प्रकार से इसे अध्ययन करने का प्रयास किया था, एलेक्स एंकल्स के व्यू एंड हमें देखना है एंथनी गिडेंस के व्यू। तो ये इनके तीन अप्रोच है पढ़ाई सोशियोलॉजी को जानने के, हिस्टोरिकल अप्रोच ऐतिहासिक उपागम, एम्पिरिकल अप्रोच अनुभविक उपागम एंड एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक उपागम। तो इस तरह से ये सोशियोलॉजी को एक परिभाषित करने का, एक दायरा खींचने का प्रयास करते हैं, इसे हम देखेंगे और इसमें लगभग चीजें इन्होंने समेटने का प्रयास किया है अपने तरीके से, और ऐसा ही कुछ एंथनी गिडेंस ने भी किया है जिसे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम एलेक्स एंकल्स को देख रहे थे, इनके हिस्टोरिकल अप्रोच को देख रहे थे। हिस्टोरिकल अप्रोच जो होता है ऐतिहासिक उपागम, और जो कि जैसा कि शब्द के जो ये शब्द है ऐतिहासिक, इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि जो ऐतिहासिक रूप से जो विद्वान समाजशास्त्र के रहे हैं उन्होंने क्या उपागम अपनाया, क्या तरीके अपनाए समाजशास्त्र के लिए, उनके क्या विचार थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्वान हो जाते हैं, आप देखेंगे कि ऐसे हजारों विद्वान हो जाते हैं और सभी विद्वान को पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है और ना ही वह साइंटिफिक होगा। सभी को पढ़ लेना साइंटिफिक नहीं होता है, तो कुछ आधार होना चाहिए। तो इस आधार पे चार जो विद्वान हैं इन्हें समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में इनको मान्यता मिली है। फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इन चारों विद्वानों को हम देखेंगे। हम अगस्त काम्टे को देख रहे थे, कल हम अगस्त काम्टे को देख रहे थे और बाकी विद्वानों को हम देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीजें देरी हो रही है, अब हम कई दिनों से तो डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सही है कि टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन एक तो समय भी कम होता है, लगभग 30 मिनट के आसपास का समय होता है हमारे लिए, और चीजें मेरी आदत है कि आधे अधूरे में चीजों को छोड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि न इससे आपको फायदा होगा पढ़ने का और न ही मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो चीजें अगर हो जो पढ़ाई जाए क्लियर पढ़ाई जाए। जितनी चीजों को पढ़ाया जा चुका है यदि आप उतनी चीजों को भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सोशियोलॉजी को आप खुद भी सोच सके, सोशियोलॉजी को खुद भी सोच सके और अपने शब्दों में, अपने विचारों में उस प्रश्न के उत्तर दे। बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है सोशियोलॉजी में कि जो कुछ भी कहे आप थिंकर से जोड़ के कहे। जैसे अगर आप अगर परिभाषित करने का समाजशास्त्र को ऐसा कोई प्रश्न कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं कि इन्होंने प्रगति एवं व्यवस्था का, समाजशास्त्र को प्रगति एवं व्यवस्था का विज्ञान माना है।
तो इससे क्या होगा, उसके बाद आप अपना जो प्रगति के बारे में आपका जो दृष्टिकोण है, व्यवस्था के बारे में जो दृष्टिकोण है, गतिशीलता के बारे में जो दृष्टिकोण है, स्थिरता के बारे में जो दृष्टिकोण है, आप उसे अपने आधार पे, अपने उदाहरणों के द्वारा जो आप देख रहे हैं, समाज में आप घटित होते देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन्हें आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। लेकिन इन्हें जो विद्वान है उनके विचारों के साथ जोड़ना होगा, न कि अपने साथ, अपने विचारों के साथ। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप कहिए अपने भाषा में कहिए, लेकिन इनके साथ जोड़ के, इन विद्वानों को जोड़ के, इनका रेफरेंस देके, इनके बुक्स को अगर आप कोट कर सकते हैं तो बिल्कुल, जिनका आप जानते हैं, गलत कभी मत कोट करिएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जितना जानते हैं वही लिखिए, लेकिन गलत अगर कभी भी जब लिखिए एग्जाम में, तो विद्वान के कथन जो हो कभी गलत नहीं होने चाहिए, और ना ही जो बुक्स जो है उसके नाम गलत होने चाहिए। ना तो कथन गलत होने चाहिए और ना ही बुक गलत होने चाहिए। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपने सारा आंसर सही लिखा है और इन दोनों चीजों को कहीं से भी अगर आपने गलत कर दिया है, तो जो कॉपी चेक करेंगे, जो परीक्षक होंगे, वो समझ जाएंगे कि जो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और इसका फायदा नुकसान मैं आपको बता रही थी। तो नुकसान तो ये हो गया यदि आपने गलत लिखा, लेकिन यदि आपने सही लिखा, आपने कथन और किताब का नाम लिख दिया, इनके जो कृति है उसको अगर आपने मेंशन कर दिया, तो अब बाकी चीजों का आपने कम एनालिसिस किया है, थोड़ा कम डिटेल में दिया है, कम लिखा है, लेकिन अगर इन चीजों को मेंशन कर दिया है बस, तो आपके जो स्कोर है वो बहुत अच्छे जाएंगे, आपका स्कोरिंग जो होगी बहुत अच्छी होगी। तो ये चीजें हैं, इसके प्रॉस कॉन्स है, अच्छाइयां बुराइयां दोनों हैं, और प्रॉस कॉन्स तो हर चीज में होता है। तो इसका एक सबसे अच्छा है कि अगर आप कोई चीज कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई समाजशास्त्र के कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो थिंकर हैं उनके नाम, उनका जो कोई कॉन्सेप्ट है और बुक, ये दो चीजें आप याद कर लीजिए। अगर बुक का ईयर याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, इससे आपका जो स्कोरिंग है ये बढ़ जाता है, और ये आप मेमोराइज करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अगस्त कांटे को देख रहे थे, आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि इन्होंने प्रगति एवं व्यवस्था का विज्ञान माना है, समाजशास्त्र को प्रगति एवं व्यवस्था का विज्ञान माना है। इन्होंने सामाजिक स्थिरता एवं सामाजिक गतिशीलता को चिन्हित किया है, और हमने कल समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जो संस्थाएं होती हैं उसमें स्थिरता पाई जाती है और किस प्रकार से वो गतिशील होती है। कोई भी संस्था जो होती है, कोई भी सामाजिक संस्था, वो स्थिरता उसमें पाई जाती है, जैसे धर्म है, राजनीति है, परिवार हो गया, विवाह हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, तो इस प्रकार से चीजें जो होती हैं इसमें स्थिरता भी है, लेकिन समय के साथ आवश्यकता के अनुसार इसमें चीजों में परिवर्तन भी हुआ है। और यही अगस्त काम्टे बताते हैं कि इन्हीं का अध्ययन करना समाजशास्त्र है, इन्हीं का अध्ययन करना समाजशास्त्र है। फ्रेंड्स, जो अगस्त काम्टे हैं, इन्होंने समाजशास्त्र के लिए, समाजशास्त्र में इन्होंने 3 स्तरों का नियम दिया है। इसे हम पढ़ेंगे जब हम इन थिंकर्स को पढ़ेंगे, ये तो आपके सिलेबस में ही मेंशन है। तो 3 स्तरों का नियम हम पढ़ेंगे डिटेल में। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने माना है कि जो मानव समाज होता है ना, उसमें जो चिंतन के जो स्तर पाए, चिंतन का स्तर पाया जाता है, चिंतन का स्तर। चिंतन का स्तर इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है।
कहते हैं कि धार्मिक अवस्था होती है, दूसरी तात्विक अवस्था होती है, और वैज्ञानिक अवस्था होती है। किसी भी समाज की वो कहते हैं कि 3 अवस्थाओं में वो कोई भी समाज पहले धार्मिक स्तर से तात्विक स्तर में आता है और तात्विक स्तर से उसका वैज्ञानिक स्तर में उन्नयन होता है। फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में समझेंगे, बस आप अभी इतना जान लीजिए सोशियोलॉजी के डिफिनेशन के लिए कि इन्होंने 3 प्रकार से समाज में 3 प्रकार के विकास के चरण को चिन्हित किया था, धार्मिक स्तर का, तात्विक स्तर का और वैज्ञानिक स्तर का। जो वैज्ञानिक स्तर है यह उच्चतम स्तर होता है और जो धार्मिक स्तर है यह प्रारंभिक अवस्था होता है। तो इन्होंने 3 स्तर के नियम दिए थे कि किस प्रकार से, और प्रत्येक स्तर पे एक इंस्टीट्यूशन संस्था का निर्माण होता है। जैसी धार्मिक स्थिति होती है, जैसी सिचुएशन होती है, वैसा इंस्टीट्यूशन बनता है, वैसी संस्था बनती है। जब धार्मिक अवस्था होती है तो उस प्रकार की जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बनती हैं, सामाजिक संस्थाएं बनती हैं। जब तात्विक स्तर होता है तो उससे संबंधित उस परिस्थिति के अनुसार सामाजिक संस्थाएं बनती हैं। और जब वैज्ञानिक स्तर का, जब मानव का वैज्ञानिक स्तर विकसित हो जाता है, जब वैज्ञानिक स्तर तक आ जाते हैं, तो उस समय अलग तरह की संस्था का निर्माण होता है। तो चीजों में परिवर्तन आती जाती है। जो धर्म है, अगर धर्म को ही देखें तो जब धार्मिक स्तर पर मनुष्य होता है, उसके चिंतन का स्तर होता है, वह समझ नहीं पाता कि कोई प्राकृतिक घटना क्यों हो रही है, वह प्राकृतिक घटना के कारणों को नहीं जानता है कि क्यों कोई घटना हो रही है। तो उसके अंदर एक प्रकार का भय रहता है। तो इस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशन विकसित होंगे, उनके भय को दूर करने के लिए तो जो अंधविश्वास है उससे रिलेटेड होंगे, जादू टोना होगा, इस तरह की चीजें होंगी, जिससे, और इन चीजों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये जो होगा एक अंधविश्वास टाइप के स्तर होगा। ऐसी संस्थाओं का निर्माण होगा जो अंधविश्वास दिखाएंगे, जो परंपराओं को विकसित करेंगी, रूढ़ियां आएंगी, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स आएंगे जो समाज को निर्धारित करेंगे। तो ये होगी जो इंस्टीट्यूशन होगा, जो विवाह का तरीका होगा वो अलग होगा, क्योंकि किस प्रकार से विवाह का जो अर्थ इस स्तर पे होगा, धार्मिक स्तर पे होगा, वह सोच वैज्ञानिक स्तर पे नहीं होगा। तो धार्मिक स्तर पे मनुष्य चीजों का जो कारण क्या है वह नहीं जानता, कारण का जो संबंध है, किस कारण से हो रहा है, वह इन चीजों को नहीं जानता है। और इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो सामाजिक संस्था है ये अगले स्तर में भी जाती है, लेकिन गतिशीलता के साथ। और हमने यही पढ़ा था कि ये जो अगस्त कामटे हैं, ये सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता को समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन मानते हैं। जो सामाजिक स्थिरता है एवं गतिशीलता है सामाजिक संस्थाओं में, इसी का अध्ययन या समाजशास्त्र मानते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, जब इसमें गतिशीलता आती है, धर्म तो तात्विक स्तर पर भी होता है, लेकिन अब जो है मनुष्य जो है चीजों को समझने लगता है, उनके किस कारण से हो रहा है वह कारणों को थोड़ा बहुत जानने लगता है, लेकिन वह इतना योग्य नहीं होता है कि अपने आप से इतना वो सक्षम नहीं होता, उसकी मानसिक बौद्धिक स्तर इतना स्ट्रांग नहीं होती है, इतनी मजबूत नहीं होती है कि वह स्वयं से समस्या का समाधान कर पाए। तो यहाँ पे जो होता है ना, पुजारी वर्ग जैसी संस्थाओं का निर्माण होता है और इनका प्रभुत्व समाज में होता है। और जो पुजारी वर्ग कहते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, वह उन चीजों को मानने लगते हैं। और फ्रेंड, जब नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे, यही संस्था जो धर्म की है, जब वैज्ञानिक स्तर में पहुंचती है तो मनुष्य जो है ना, वो खुद समझने लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें यह नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा कि
कि कोई जरूरी नहीं है कि एक चीज मिट जाए तब दूसरी चीज हो। मतलब अगर धार्मिक स्तर है तो तात्विक स्तर उसी व्यक्ति में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये चीजें अलग अलग भी हो सकती है और एक ही व्यक्ति में एक साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि शिक्षा के प्रति वह वैज्ञानिक स्तर पे हो कोई व्यक्ति, और धर्म के प्रति अभी वह तात्विक स्तर पे हो। तो चीजें एक ही व्यक्ति में आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिल सकते हैं। एक ही समय में दो चीजें मिल सकती हैं, कि हो सकता है कि वह शिक्षा के प्रति वैज्ञानिक स्तर पे हो, लेकिन धर्म के प्रति तात्विक स्तर पे हो। और शिक्षा में भी देखिए कि अगर बॉयज की बात करें, मेल एजुकेशन की एंड फीमेल एजुकेशन की, यानी लड़कियों की शिक्षा की बात हो सकता है कि वह तात्विक स्तर पे हो। बच्चों के शिक्षा को लेके उसका स्तर मानसिक जो इच्छा है, मानसिक जो उसका चिंतन है वो अलग हो। वो सोचे कि लड़कों को शिक्षित करना चाहिए और लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि शिक्षा सबको जरूरी है यह वह मानता हो और शिक्षा के महत्व को भी समझता हो, इस स्तर पे वह वैज्ञानिक सोच रखता हो। लेकिन जब यह बात आए यही पे शिक्षा को लेकर ही जब दूसरा वर्ग का निर्माण होता है कि किन्हें शिक्षा देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वह तात्विक स्तर पे हो। और यह भी हो सकता है कि गर्ल्स की एजुकेशन को लेके वह धार्मिक स्तर पे हो। तो उसका मानसिक जो चिंतन का स्तर है निश्चित नहीं है, वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका जब सोच एक जो फेज है धार्मिक स्तर का वो खत्म हो गया है, फिर तात्विक स्तर आया और तात्विक स्तर खत्म हो गया तो वैज्ञानिक स्तर आया। तीनों जो स्तर है मानव चिंतन के एक ही साथ एक व्यक्ति में एक ही समय में पाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे समझ रहे होंगे। तो हमने देखा कि जो धर्म को ही हमने एक उदाहरण के रूप में देखा कि दो धर्म है। जो धर्म नाम की जो संस्था है वो हमें जो मनुष्य होता है उसको प्रथम जो प्रारंभिक काल है उसे पता नहीं होता है कि क्यों चीजें हो रही हैं। तो उसके अंदर जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन विकसित होते हैं जो परंपराओं, रूढ़ियों आदि को बनाते हैं और मनुष्य जीवन को संचालित करते हैं। धीरे धीरे उसमें बौद्धिक विकास होता है और वह तात्विक स्तर को प्राप्त करता है। और यहाँ पे हालांकि वह चीजों के कारण को तो जान पाता है, बट अगर अब आगे उसे कैसे क्या करना है इन चीजों को वो नहीं जानता है। तो यहाँ पे एक अलग तरह के इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। और जब वह वैज्ञानिक स्तर में प्रवेश कर जाता है वह स्वयं सक्षम हो जाता है निर्णय लेने में कि कोई चीजें क्यों है और उसे क्या करना चाहिए। तो ये है सामाजिक स्थिरता एवं सामाजिक गतिशीलता। फ्रेंड्स एक चीज और हम यहाँ पे समझा देते हैं, अगस्त क्रांति को देख रहे हैं तो कई लोगों ने हमें कहा है, इसे समझने के लिए तो हम समझा देते हैं। ये हायरार्की ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का संस्तरण। कि विज्ञानों का संस्तरण ये भी समाजशास्त्र से के जो ये जनक है अगस्त काम्टे ने इस सिद्धांत को दिया था। विज्ञानों का संस्तरण के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने जब समाजशास्त्र को का अध्ययन शुरू किया था, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में चिन्हांकित किया था, तो उस समय इन्होंने इसकी हायरार्की दी थी और इन्होंने समाज जो शास्त्र है उसको जटिल माना था और उसे 6वां स्थान दिया था। और इसके बाद जो एक अगला जो ये सब्जेक्ट मानते हैं वो इथिक्स को मानते हैं कि इसके बाद जो आएगा वो इथिक्स होगा और उसे अगले क्रम में ये देते हैं 7वां स्थान देते हैं। फर्स्ट में ये मैथ देते हैं। क्यों देते हैं थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं। मैथ जो होता है, गणित जो होता है, उसमें हमेशा 2 × 2 4 होता है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। यह आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो चीजें नहीं बदलेंगी। यह सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह बिल्कुल सरल है, यह बिल्कुल सरल चीजें हैं। जो गणित है वो बिल्कुल सरल है इनके अनुसार, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला है उसमें चीजों को फिट करना है, अगर वो सही हो जाती है
तो बिल्कुल सही है और नहीं तो गलत है तो गलत है। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। लेकिन जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, मैथ भी शामिल होता है, इसमें गणित भी शामिल होता है, मैथ शामिल होता है, कैलकुलेशंस होते हैं ना एस्ट्रोनॉमी में, प्लस कुछ जो होते हैं खगोल विज्ञान के जो तत्व होते हैं वो खगोलीय तत्व शुरू होते हैं। तो खगोलीय तत्व में बहुत सारी चीजें एम्पिरिकल होती हैं, आनुभविक होती हैं, बहुत सारी चीजें अनुभविक होती हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं जो मनुष्य अपने अनुभव या फिर आविष्कार के आधार पे बनाया होता है। तो जो एस्ट्रोनॉमी में होती है, गणित प्लस अन्य सिद्धांत जुड़ जाता है, गणित प्लस सिद्धांत होता है और यह सिद्धांत कई बार इसमें जटिलता होती है, कोई चीजें गलत होती है, कई बार चीजें सही होती हैं। जैसे हमने देखा था कि जियोसेंट्रिक एक अवधारणा थी जिसमें कहा जाता था कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह इसका परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन जब कोपर्निकस आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, सूर्य जो है केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसका परिक्रमा कर रहे हैं। तो चीजें बदल गई ना, यहाँ भी कैलकुलेशन किया गया था, यहाँ भी कैलकुलेशन किया गया था। तो इस प्रकार से जब एस्ट्रोनॉमी की बात होती है ना, खगोल विद्या की बात होती है ना, तो उसमें चीजें गणित भी होती है, तो थोड़ा सा तो सरल है लेकिन कुछ जटिलता आ जाती है। लेकिन जब फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें जटिलता और बढ़ती जाती है, सरल से यह जटिल होता जाता है, इसमें जटिलता बढ़ती जाती है, सरल से जटिल, सरल जटिल, ये चीजें इसमें जुड़ती जाती हैं। और इसी प्रकार से जो केमिस्ट्री है इसमें जटिलता और बढ़ती जाती है। और इस प्रकार से बायोलॉजी, अब फिजिक्स में कैसे होता है, कैसे जटिलता होता है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिटेल में कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, भौतिक संसाधन बहुत सारे हैं। भौतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी वस्तु के भौतिक अवस्था के बारे में बहुत सारे डिटेल में इसे पढ़ा जाता है। हालांकि खैर, तो जो फिजिक्स होता है इसमें भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की संख्या जो है वह अधिक है। और जब वस्तुओं की संख्या अधिक है तो सबके गुण अलग है, सबके गुणों का अध्ययन करना है और सबकी विशेषताएं अलग है, उनकी प्रतिक्रियाएं अलग है। तो इससे क्या हुई, जटिलता उत्पन्न हुई। लेकिन इसमें गणित है अभी भी, तो थोड़ा यह आसान है। लेकिन जो केमिस्ट्री है इसमें थोड़ी जटिलता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह क्या प्रतिक्रिया किसी और के साथ करता है, दो रसायन मिलके आपस में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। और एक ही रसायन है, एक रसायन से अलग प्रतिक्रिया करता है और दूसरे रसायन से अलग प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे कि एक ही रसायन है, मौसम के आधार पर भी प्रतिक्रिया करता है। अगर मौसम गर्म है तो वह अलग तरह की प्रतिक्रिया करेगा, अगर मौसम ठंड है तो वह अलग प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा। तो इस प्रकार से जो जटिलता है वो केमिस्ट्री में बढ़ती जाती है। अब हम आते हैं बायोलॉजी पे, यानी जीव विज्ञान पे। जीव विज्ञान में जितने भी प्रकार के जीव हैं उनकी संरचना अलग अलग है, सबकी संरचना अलग अलग है। तो यहीं से तो जटिलता शुरू हो गई, सबकी शारीरिक रचना अलग है, मनुष्य की अलग है, जितने प्रकार के जीव हैं, पौधे हैं, अनेकों प्रकार के हैं, इनकी अनेकों प्रकार की प्रजातियां हैं। तो सबकी जो बनावट है, जो उनके विशेषताएं हैं, भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से जटिलता बढ़ती जाती है। और जब सोशियोलॉजी की बारी आती है तो इसमें जो होता है मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना, वह फ्लैक्चुएटिंग है। प्रवृत्ति जो है मनुष्य की वह निश्चित नहीं है, एक फिक्स नहीं है, वह बदलती रहती है। जब वह क्रोधित होता है तो उसका विचार अलग प्रकार से काम करता है और
जब वह खुश होता है तो उसका विचार अलग तरह से काम करता है। इसके अलावा अगर वह कहता है जाओ, अगर वह कहता है किसी को कि जाओ, तो उसके कई मीनिंग होता है। अगर वह कहता है जाओ, तो जाने को भी हो सकता है, और वह हो सकता है कि वह गुस्से में कह रहा हो और उसकी इच्छा हो कि वह मत जाओ। तो ये जो जटिलता है, ये समाजशास्त्र को जटिल बना देती है अन्य विज्ञानों की तुलना में। और इससे ही समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के सिद्धांतों में हायरार्की ऑफ साइंसेस विज्ञानों के संस्करण में अगस्त काम्टे ने समझाया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो मैथ है इसमें 2/2 4 यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हमेशा पाया जाता है। जब एस्ट्रोनॉमी की बात आती है तो इसमें जो होते हैं गणित के साथ साथ कुछ सिद्धांत आते हैं, और फिजिक्स में बहुत सारे भौतिक तत्व जुड़ जाते हैं, तो चीजें और जटिल हो जाती हैं। केमिस्ट्री में इसी प्रकार से रासायनिक प्रभाव बढ़ते जाते हैं, तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से जो बायोलॉजी है इसमें जटिलता बढ़ती जाती है, और सोशियोलॉजी तक आते आते जटिलता और बढ़ जाती है। और जो नेक्स्ट जो विज्ञान के क्रम का इन्होंने दिया है अगस्त काम्टे ने, वो इथिक्स को दिया है। और इथिक्स प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक सिचुएशन में अलग अलग होगी, तो इसकी जटिलता और बढ़ जाती है। जैसे जब हम अगस्त काम्टे को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में इसे और जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अगस्त काम्टे के को समाजशास्त्र के लिए को लेके जो उनकी परिभाषा थी उन्हें स्पष्ट कर पाए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें। सॉरी, तो हम अगस्त काम्टे को आज देख लिए हैं। इन्होंने सामाजिक स्थिरता एवं सामाजिक गतिशीलता के द्वारा सामाजिक संस्थाओं को अध्ययन करने को समाजशास्त्र माना है। इन्होंने समाजशास्त्र को प्रगति एवं व्यवस्था का विज्ञान माना है, और ये 3 स्तरों के नियम में मानव चिंतन के स्तरों को निर्धारित करते हैं, और इसके आधार पर बताते हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें सामाजिक संस्थाएं तो मानव चिंतन के प्रत्येक स्तर में थी, लेकिन उसमें परिवर्तन और गतिशीलता पाई जाती है। प्रत्येक स्तर में गतिशीलता पाई जाती है। तो ये था फ्रेंड्स अगस्त काम्टे का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आपको होती है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता है। यदि आपको कोई काम करना है तो आपका जो अभी जो समय है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे यह करना है, तो वह समय सबसे उत्तम होता है, सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। काम को शुरू कर दीजिए, और आपका काम अगर करते जाते हैं तो निश्चित ही वह पूर्ण होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।